So hi everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the another session of daily PMI analysis from the Hindu, where we are going to do the PMI analysis of all the relevant article from the Hindu newspaper with respect to the pre-mains and interview of our UPSC CSE examination. Alright, so let's begin with the session and let me tell you in brief what is the meaning of PMI here. PMI stands for pre-mains and interview. Now what जनरली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि दे एक्सपेक्ट कि उन्होंने हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ा एंड उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ गया. सो दिस इज नॉट द केस. ऐसा कभी होता ही नहीं है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आफ्टर reading every article, every important article, you first of all have to identify the potential of that article in pre-mains and interview. ठीक है, that is PMI. This is we are calling as PMI analysis. And after that, you have to identify that कि वो जो टॉपिक है या जो आर्टिकल आपने पढ़ा वो आपके सिलेबस में कहाँ पे लाई करता है, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन आइदर इन प्री और मेंस और या फिर इंटरव्यू में भी. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड एवरी आर्टिकल ऑफ द हिंदू. अदरवाइज सिर्फ हिंदू का आर्टिकल पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, या फिर किसी भी न्यूज़पेपर का सिर्फ आर्टिकल पढ़ के चले जाओगे, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला. ऑलराइट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल, यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस. एंड वन मोर थिंग, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आपको बैठ के चाटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, जैसे आज के सेशन में भी हम 5 या 6 आर्टिकल डिस्कस करेंगे और यही केवल आर्टिकल्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अगर इसके अलावा आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है तो यू हैव जस्ट वेस्टेड योर टाइम. अगर कहीं से भी पढ़ा है या खुद से भी पढ़ा है तो प्लीज़, मैंने पहले भी बताया है कि यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट. अगर टाइम आपने ढंग से मैनेज नहीं किया, अगर आप अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करते रहोगे, देन इट विल डेफिनेटली लीड टू not clearing of your examination. All right, so let's begin with today's session and let's discuss the very first article, which is again based on Ukraine Russia conflict. जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी पे बेस्ड है ये. नाउ इसमें बात हुई है न्यूट्रलिटी फॉर यूक्रेन इज ऑन द टेबल, ऐसा बोला है लावरोव ने, जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है. इज द रशियन फॉरेन मिनिस्टर. इन्होंने बोला है कि भाई यस, यूक्रेन के मैटर के ऊपर अब न्यूट्रलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं. एंड इनफैक्ट इन्होंने बोला है दैट देयर इज सम होप ऑफ रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज, यानी न्यूट्रल स्टेटस इज नाउ बीइंग सीरियसली डिस्कस्ड अलोंग. ठीक है, बट ऑफ कोर्स ये न्यूट्रल स्टेटस जो होगा ये डिस्कस होगा या तभी दिया जाएगा जब हमारे पास सिक्योरिटी गारंटीज होंगी, यानी कि जब हमारी कंडीशंस को फुलफिल किया जाएगा. ऐसा कहा है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने. एंड इसके रिप्लाई में यूक्रेन ने बोला है कि येस, वी आर ऑल्सो मेकिंग कॉशियस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फ्रॉम द रशिया साइड. बट इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ठीक है, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, वी आर विलिंग टू नेगोशिएट टू एंड द वॉर, बट वी आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू सरेंडर और एक्सेप्ट द रशियन अल्टीमेटम्स. हम किसी भी कंडीशन पे सरेंडर नहीं करेंगे या फिर रशिया की जो अल्टीमेटम्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे. ठीक है, अगर कुछ है तो फिर हमें टेबल पे आके पीसफुली डिस्कस करना पड़ेगा, ओनली देन दिस वॉर कुड बी एंडेड. इसके अलावा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने यह भी बोला है कि रशिया के जो डिमांड है फॉर एंडिंग द वॉर इज बिकमिंग नाउ मोर रियलिस्टिक. ठीक है, इससे पहले जो उनकी डिमांड्स थी वो रियलिस्टिक नहीं थी, बट नाउ द डिमांड्स आर बिकमिंग मोर रियलिस्टिक एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ होप कि हम बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज के ऊपर पहुंच जाए. ऑलराइट, नाउ गाइस, इस आर्टिकल का पीएमआई एनालिसिस अगर मैं बताऊं तो इसका इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इंटरव्यू में एज अ होल रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है. इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में से इस आर्टिकल की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, देखो रशिया यूक्रेन से बहुत सारे आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका पीएमआई एनालिसिस भी कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के सेशंस देख सकते हो, उससे आपको समझ में आ जाएगा. बट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है रशिया यूक्रेन की वॉर से और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है. बट येस, हमें ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी था. यू मस्ट बी वंडरिंग कि अगर रेलेवेंट नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हो भाई. पढ़ना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, उसके हर छोटे छोटे इवेंट से हमें जुड़ना ज़रूरी है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है. ऑलराइट, दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन एंड योर इंटरव्यू. ऑलराइट, एंड नाउ देयरफॉर लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल. दिस आर्टिकल सेज पेटेंट राइट्स ऑन कोविड-19 जैब्स में बी वेव्ड. ठीक है, अब ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो मुद्दा है ना, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस आर्टिकल में क्या है मैं आपको बता देता हूँ. रिमेंबर, यूरोपियन यूनियन ने यह प्रपोजल दिया है कि जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन है, कोविड-19 जैब्स का मतलब यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन है,
कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उस पर रिलैक्सेशन दिया जाए, उसको वेव ऑफ कर दिया जाए फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। और ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अननेसेसरी तो नहीं बोल रहे होंगे, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दिस। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज जो कि वैक्सीन नहीं बना सकती हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है फॉर डेवलपिंग द वैक्सीन, वो भी वैक्सीन बना सके, ठीक है, बाय टेकिंग द आइडिया ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन जिन्होंने वैक्सीन बना ली हैं, और वो एक्सपोर्ट भी कर सके, ठीक है। तो बेसिकली द आइडिया इज जो आईपीआर है उसको रिलैक्स किया जाएगा अगले आने वाले 5 साल के लिए, ऐसा प्रपोजल दिया है यूरोपियन यूनियन ने। ये इस आर्टिकल में मेंशन है पूरा, और इसका फायदा क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, नाउ द थिंग इज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, कहां से निकल के आया, इंडिया के क्या लॉज है इसके रिस्पेक्ट में, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स यू कैन सी दिस आर्टिकल। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि किसने प्रपोजल दिया है फॉर वेविंग ऑफ द आईपीआर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यूरोपियन यूनियन ने दिया है। ऑफ कोर्स ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। द क्वेश्चन विल बी सेट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, एंड दैट इज द मेजर कंसर्न हियर। तो बात कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं और क्या क्या इसके लिए कन्वेंशन वगैरह हैं। सो रिमेंबर इट इज अ टर्म, intellectual property is a term referring to any brand, any invention, any design which a person or business has legal rights over it। जैसे मान लो कि मैंने कोई बुक बनाई तो उसके ऊपर मेरा कॉपीराइट होता है, ठीक है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मेरा ये कंटेंट है, इसके ऊपर मेरा कॉपीराइट है, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने कोई डिजाइन बनाया किसी चीज का और उस डिजाइन का अगर मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया तो वो डिजाइन फिर कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती या कोई और इंडिविजुअल यूज नहीं कर सकता उस पर। नाउ आई हैव द लीगल राइट ओवर दैट डिजाइन, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। 4 इंपॉर्टेंट तरीके के होते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स। इसके अलावा जीआई टैग, जो इंडिया के लॉज हैं वो जीआई को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। आईपी जो है आपका वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है या फिर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, दोनों ही चलेंगे, दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट, बट इट शुड बी आईपीआर। अगर आपका कोई भी ब्रांड है, इन्वेंशन है, डिजाइन है, कॉपी है, बुक है, तो उसका एक आईपीआर होना चाहिए। और इंडिया में बहुत ज्यादा कमी है आईपी अवेयरनेस की। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ सिंस इट्स इंसेप्शन इन द ईयर 1995, और डब्ल्यूटीओ ने काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं ताकि जो उसके मेंबर नेशंस हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जाने और उसके रिलेटेड लॉज अपने कंट्रीज में इंप्लीमेंट करें। ऑलराइट, डब्ल्यूटीओ का जो एक एग्रीमेंट है उसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। जिस साल डब्ल्यूटीओ बना था उसी साल ये एग्रीमेंट आया था, जिसका नाम है ट्रिप्स, विच इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआरस। इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू आईपीआर। तो ये क्या करता है, ट्रिप्स के अंदर क्या बातें हैं? बेसिकली इट establishes, it sets minimum standards for the availability, scope and use of all forms of intellectual property। ये बेसिकली ये बताते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जितने भी फॉर्म्स हैं उसको हमें किस तरीके से यूज करना है, उसका स्कोप क्या है, राइट। एंड इट ऑल्सो लेज डाउन द परमिसिबल एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस फॉर बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये था ट्रिप के बारे में। डू रिमेंबर इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1995 में ये फोर्स में आया था। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है दैट ट्रिप्स जो है वो बात करता है किसकी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, एंड इट सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द अवेलेबिलिटी, स्कोप एंड यूज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, now there are certain international agreements to which India is a signatory. Number one is the Paris Convention, under which a signatory state can apply for a patent or trademark in any other signatory state. Let's say India is a signatory state and there is another country X which is a signatory state. So any person from India can apply for a patent in this X country if both the countries are signatories to the Paris Convention. All right. Then we have Berne Convention, under which each member state recognizes the copyright of authors from other member states in the same way as the copyright of its own nationals. Again, इंडिया और इस एक्स कंट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया में मान लेते हैं कि कोई ऑथर है जिसका कॉपीराइट है किसी बुक के ऊपर, और कोई एक्स कंट्री है जिसमें कोई और ऑथर है जिसका कॉपीराइट है किसी बुक के ऊपर। तो इंडिया में इस ऑथर का उसी तरीके से कॉपीराइट का रिकॉग्निशन किया जाएगा जिस तरीके से इंडिया के ऑथर का किया जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज बर्न कन्वेंशन। Madrid Protocol, under this a person can file a single trademark application at their national office
and this single trademark application will provide protection in multiple countries, in all the countries which are signatories to the Madrid Protocol. Alright, and then we have Patent Cooperation Treaty, जो कि एक सेंट्रल सिस्टम है जिसमें सारी नेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस को रजिस्टर किया जा सकता है. Alright, so India is the signatory of all the four conventions or protocols or treaty, whatever you call it. Now, there are certain acts in India with respect to the intellectual property rights. Number one is the Patents Act of 1970. Then we have Trademark Act of 1999, Designs Act of 2000, GI of Goods Registration and Protection Act of 1999 again, and Copyright Act of 1957. Now, you don't have to go into the details. You don't have to do PhD of all these acts. That is not important because UPSC कभी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में ही नहीं जाएगा अनलेस किसी रीजंस की वजह से पेटेंट एक्ट न्यूज में आ जाए. ठीक है, बट क्योंकि अब ये डायरेक्टली न्यूज में नहीं है, सो यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज एक्ट्स. ऑलराइट, नाउ अब आ जाओ पीएमआई एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आफ्टर रीडिंग एनी आर्टिकल. बिकॉज अगर आपने आर्टिकल पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया, अब देखो इस आर्टिकल को ध्यान दो. इस आर्टिकल में तुम्हारे पढ़ने लायक क्या था? क्या इस आर्टिकल में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? ऑफ कोर्स नॉट. बट यस, इस आर्टिकल में जो टर्म्स मेंशन्ड है, जो टर्म मेंशन्ड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उससे क्वेश्चन आएगा. एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सिलेबस, है ना. GS3 से डायरेक्टली रिलेट करता है ये. सो इसलिए पीएमआई एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्री के बारे में बात करें, सो ट्रिप्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ट्रिप्स से आ सकता है, WTO से आ सकता है, एंड एनी एक्ट या फिर इंडिया में जो लॉज हैं हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, उससे आ सकता है. So you consider the following statements with respect to TRIPS and you have to identify the correct statements. या फिर incorrect statement कुछ भी हो सकता है. Alright. Now मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें. GS3 इकोनॉमी का पार्ट है ये. क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है? आई एम जस्ट टेलिंग यू द टाइप ऑफ क्वेश्चन. बाकी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यस, पॉइंट्स उसमें वही यूज होंगे जो कि हमने अभी डिस्कस करे हैं. So IPR is a prerequisite for better identification, planning, commercialization and protection of invention. In the light of above statement, discuss the landscape of IPR in India. So basically you have to discuss the whole ecosystem of IPR in India. तो इसमें आप पहले बता दोगे कि IPR क्या होता है. ठीक है, देन IPR की बारे में पूरी चीजें बता दोगे बॉडी में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन एंड इन दैट यू कैन डिफाइन IPR. ठीक है, उसके बाद बॉडी पे आओगे, तो बॉडी में आपको मेन चीज बतानी है, यानी कि यू हैव टू डिस्कस द लैंडस्केप ऑफ IPR इन इंडिया. ओके, तो पूरा बता देंगे कि IPR इंडिया कौन कौन से कन्वेंशन का सिग्नेटरी है. ठीक है, इंडिया में क्या क्या IPR के लॉज हैं. एंड फाइनली इन द कंक्लूजन यू कैन टेल द एग्जामिनर कि कैसे ये एक प्री रिक्विजिट है फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, कमर्शियलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन. ऑलराइट, नाउ इंटरव्यू की अगर बात करें तो ये डायरेक्टली रिलेवेंट तो नहीं है, बिकॉज एकदम से जो भी पैनलिस्ट होंगे उनके दिमाग में नहीं चमकेगा कि चलो आओ ये सवाल पूछें, अनलेस की कोई डिस्कशन उसके रिगार्डिंग हुई है. ठीक है, लेकिन अगर डिस्कशन हुई है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और उसमें आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू सिक्योर IPR इन इंडिया, एंड व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग इन रेजिंग द अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स एंड अमंग द इन्वेंटर्स एंड अमंग द कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू द IPR इन इंडिया. ऑलराइट, तो ये था इस आर्टिकल का PMI एनालिसिस. लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि मुझे लगता है कि इसमें से मेंस में क्वेश्चन आना चाहिए. इन टाइम्स ऑफ वॉर द युआन एज ए रेफरेंस करेंसी फॉर इंटरिम ऑयल ट्रेड. सो हम सब जानते हैं ग्लोबल ट्रेड के लिए जो करेंसी यूज होती है अभी वो कौन सी है? US डॉलर. बट क्योंकि अभी US ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं और रशिया के जो बैंक्स हैं वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी बाहर हो गए हैं, तो रशिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है. ठीक है, रशिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अपने सामान को, स्पेशली एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है. तो जिसकी वजह से ये बात निकल के आई है कि क्या चाइनीज करेंसी युआन अब एक ग्लोबल करेंसी की तरह एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं. ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस आर्टिकल, क्या क्या चीजें इसमें कही गई हैं. तो आप सबने पढ़ा होगा न्यूज में कि रशिया जो है वो इंडिया को डिस्काउंटेड रेट पे अपना ऑयल बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रशियन ऑयल की जो डिमांड है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि जो US ने सैंक्शंस लगा दिए हैं. अब जैसे US जैसी बड़ी कंट्री जब सैंक्शन लगाती हैं, और यूरोपियन कंट्रीज ने भी लगाया है, तो जो छोटी मोटी कंट्रीज होती है ना, जिनकी इकोनॉमी इन बड़ी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी उन सैंक्शनड कंट्रीज से सामान लेना बंद कर देते हैं. तो जिसकी वजह से जिस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाया है
उसके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं. एंड सेम इज द केस विद रशिया का ऑयल. राइट. So as part of the Western sanctions, certain Russian banks were removed from the SWIFT payment system, जैसा मैंने आपको बताया, thus affecting Russia's ability to trade with rest of the world. अब वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करना उसका बड़ा मुश्किल हो रहा है. राइट. अब इसकी वजह से ये जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशिया के बैंक्स बाहर हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, जो रशिया के बिजनेसमैन हैं वो इंपोर्ट्स के लिए पे नहीं कर पा रहे हैं, और जो रशिया के कंज्यूमर्स हैं वो गुड्स नहीं खरीद पा रहे हैं. राइट. इसके अलावा जो रशिया के सेंट्रल बैंक के फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी फ्रीज हो चुके हैं, विच इन टर्न हैज डेंटेड द बैंक ऑफ रशियाज एबिलिटी टू यूज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू डिफेंड इट्स करेंसी. अब वो अपनी करेंसी को डिफेंड नहीं कर सकता. अब देखो ये फ्रीज कर दिए गए हैं, किसने किए होंगे, यूएस ने किए होंगे. तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी एक कंट्री की करेंसी का ग्लोबल करेंसी होना. ठीक है, कैसे अभी मैं आपको बताऊंगा. सो अब देखो यूएस का इस्तेमाल मोस्टली जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर हैं या फिर फॉर एनी ट्रेड फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज जो इस्तेमाल होती है करेंसी, जो ग्लोबल करेंसी है वो यूएस डॉलर ही है हर जगह. ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि दिस करेंसी इज वाइडली एक्सेप्टेड इन द ग्लोबल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी. ये स्टेबल है इसलिए ये ज्यादातर एक्सेप्टेड है हर जगह पे. ठीक है, लेकिन अब इसका नुकसान ये है कि जिस तरीके से रशिया के ऊपर रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फ्रीज कर दिया गया है, या आज रशिया ट्रेड करने के लायक नहीं बचा, क्योंकि अगर देखो कोई और करेंसी होती जिसमें ट्रेड हो रहा होता तो रशिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. तो हालांकि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस अभी लगाए गए हैं वो ड्यू टू सर्टेन रीजन लगाए गए हैं, लेकिन अगर मान लो कि अभी यूएस डॉलर हमारा ग्लोबल करेंसी है, पर यूएस का किसी दिन दिमाग खराब होता है, वो चाहता है कि चलो आओ उंगली करते हैं सब में. ठीक है, तो अगर मान लो उन्होंने इंडिया के अंदर उंगली करी, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, तो इंडिया तो ट्रेड करने लायक ही नहीं रहेगा. तो यहाँ पे जो यूएस है वो इस जो उसकी स्ट्रेंथन सिचुएशन है, स्ट्रेंथन पोजीशन है, उसका फायदा उठा सकता है. ऑलराइट. एंड टू अवॉइड दिस रिस्क मेनी कंट्रीज हैव बीन लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स टू द यूएस डॉलर टू कैरी आउट द इंटरनेशनल ट्रेड. और यहाँ पे सबसे बड़ा जो नाम उछल के आ रहा है वो किसका आ रहा है, युआन का, विच इज द चाइनीज करेंसी. राइट. सो चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पावर which has boosted the value of the yuan and made it an increasingly acceptable currency for the global trade. But लेकिन इसमें इशू है. इशू क्या है कि केवल 3% ट्रेड जो है वो अभी चाइनीज युआन में होता है, बाकी और लगभग 90% जो है ग्लोबल ट्रेड वो अभी भी यूएस डॉलर्स में होता है. तो युआन को एज अ ग्लोबल करेंसी सेट करने में बहुत साल लग जाएंगे और तब तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी. तो आई बिलीव आने वाले 10-20 साल तक भी यूएस डॉलर ही हमारा ग्लोबल करेंसी रहने वाला है. ठीक है, और अगर हम इंडिया रशिया की बात करें, इंडिया और रशिया भी रूबल और इंडियन रुपी में ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर जब ट्रेड इम्बैलेंस होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अच्छा जी, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा ये समझ लेते हैं. तो लेट्स से कि रशिया ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया. रशिया ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया कोई भी सामान जो कि 1000 बिलियन रुपीस का है. ठीक है, 1000 रुपीस का मान लो. ठीक है, और इंडिया ने एक्सपोर्ट किया कितने रुपए का सामान, 500 रुपए का सामान. ठीक है, तो हमने अगर रशिया ने हमें एक्सपोर्ट किया है 1000 रुपीस का सामान, तो हमने रशिया को कितने दिए, 1000 रुपए दिए. लेट्स से रुपीस में हो रही है अभी ट्रेड. ठीक है, और रशिया को हमने ट्रेड किया है तो हमारे पास कितने आ गए, 500 रुपए आ गए. रशिया के पास 1000 रुपए, हमारे पास कितने, 500 रुपए. ठीक है, तो जो एक्सेस 500 रुपए हैं उसका रशिया क्या करेगा, उसका रशिया कोई ना कोई ट्रेड करेगा, कोई ना कोई और बिजनेस करेगा. लेकिन अगर रूपी एक्सेप्टेड ही नहीं है एज इंटरनेशनल करेंसी तो वो उसके लिए जो 500 रुपए हैं वो तो वेस्ट हो गए. ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि रूबल में या इंडियन रूपी में इंडिया और रशिया भी आपस में ट्रेड नहीं कर सकते. ठीक है ना. जैसे अगर हम ये कह रहे हैं ना कि भाई युआन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे एज दी करेंसी फॉर ट्रेड, तो इंडिया और रशिया के बीच अगर हम बात करें तो वहां पे युआन की क्यों जरूरत है, इंडिया या रशिया रूबल और रूपी में क्यों नहीं कर सकते. इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर ट्रेड इम्बैलेंस होगा तो जो कंट्री जिसके पास ट्रेड सरप्लस है उसके पास जो भी करेंसी पड़ी है वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो करेंसी वो यूज होगी उसका इंटरनेशनल मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है. ऑलराइट, सो आई होप गाइस दिस आर्टिकल इज क्लियर. सो युआन अभी करेंसी ऑफ ट्रेड बन सकता है, इसके आसार हैं, ये इस आर्टिकल में बताया गया था. नाउ इसका पीएमआई एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. प्री में इट इज नॉट रिलेवेंट बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं प्री में. GS2 में इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है. इंटरनेशनल रिलेशन एक प्रॉपर अलग से टॉपिक है. तो क्वेश्चन बहुत ही सुंदर बनेगा इसमें. इन द लाइट ऑफ रीसेंट जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूज ऑफ एन ऑल्टरनेट करेंसी अदर देन यूएस डॉलर्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड. क्या इंपॉर्टेंस है,
ठीक है, कि हम एक ऑल्टरनेट करेंसी को लेके आए जिससे कि यूएस डॉलर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे। और यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी होने का मतलब है यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी, और इसी चीज़ का यूएस हमेशा फ़ायदा उठाता रहा है। राइट। और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कि इफ़ युआन विल बी एक्सेप्टेड एज द करेंसी फॉर ग्लोबल ट्रेड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। देखो, इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो खट्टे मीठे रहते हैं, ठीक है, बॉर्डर पे डिस्प्यूट चलता है, साथ ही साथ ट्रेड भी चलता रहता है। तो एक जगह पर हम ट्रेड भी कर रहे हैं बट दूसरी जगह हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं। तो अगर युआन को अगर हम ग्लोबल करेंसी एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर ग्लोबल ट्रेड, तो इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या हमारी डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगी चाइना के ऊपर, या हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, या फिर ये सिर्फ एक ग्लोबल करेंसी की तरह काम करेगा, इसका कोई रिलेशन नहीं हो, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू में। अगला आर्टिकल है दोस्तों क्लीन एनर्जी। बेसिकली दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है, ये आर्टिकल उसकी बात करता है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। GS3 में जो आपका एनवायरमेंट वाला टॉपिक है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, और इसमें से बहुत सुंदर क्वेश्चन बन सकता है, और आगे पहले भी कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन और आगे आने वाले समय में भी आ सकते हैं। ऑलराइट, तो बात करते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1, ये आर्टिकल कंसर्न दिखा रहा है टुवर्ड्स दी एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, जो हमारे पूरे ग्लोबली जो इतना सारा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उसके टुवर्ड्स ये आर्टिकल कंसर्न बताता है। एंड फाइनली इस आर्टिकल में सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, तो आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। ऑलराइट, क्वेश्चन आएगा तो कंसर्न भी आपके सामने है और सोल्यूशन भी आर्टिकल में ऑलरेडी गिवन है। तो इस तरीके के आर्टिकल अगर आते हैं तो मजा आ जाता है, बहुत अच्छे आर्टिकल है। Alright, so number 1, it says that according to International Renewable Energy Agency, which is IRENA, the cumulated waste generated by India's total installed solar capacity could be as high as 325 kilotons by the year 2030। और आजकल सोलर कैपेसिटी की बहुत बात चल रही है, हमने पिछले 2-3 सेशंस में देखा है सोलर एनर्जी से रिलेटेड आर्टिकल आया है। देन अ स्टडी बाय द काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। इस स्टडी के हिसाब से ये एस्टिमेट लगाया गया है दैट इंडिया वुड नीड ओवर 5630 गीगावाट ऑफ सोलर एंड 1792 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी टू अचीव इट्स नेट जीरो टारगेट इन द ईयर 2070। अगर आपको याद हो दैट इन द रिसेंट COP26 प्रधानमंत्री ने ये डिक्लेयर किया था दैट इंडिया विल बी अ नेट जीरो कंट्री बाय द ईयर 2070। सो अगर ऐसा अचीव करना है तो इंडिया के पास 5630 गीगावाट का सोलर पावर होना चाहिए, सोलर एनर्जी होनी चाहिए, एंड 1792 गीगावाट विंड एनर्जी होनी चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। बट ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये कंसर्न है। अब देखो ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये कंसर्न कैसे। अब देखो इतनी गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी या फिर इतनी गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी बनाएंगे तो क्या उससे वेस्ट जनरेट नहीं होगा? तो सिर्फ एनर्जी हार्नेस करना इज नॉट दी ओनली आइडिया। जो उससे वेस्ट निकलेगा उसको भी तो हमें खत्म करना है, उसको भी तो रिसाइकिल करने के तरीके सोचने हैं, वरना तो हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ये जितने भी ई वेस्ट होते हैं इनसे बहुत ऐसे ऐसे मेटल्स निकलते हैं जो हमारी सॉइल को ख़राब करते हैं, जो हमारे एयर को ख़राब करते हैं, जो कि हमारे डायरेक्टली जो फूड चेन होती है उसमें जाके मिक्स होकर हम तक पहुंच जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली जो ये ई वेस्ट है ये ओवरऑल इम्पैक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। ऑलराइट, एंड नाउ व्हाट आर द वे अहेड। बहुत ही अच्छे इसमें तरीके बताए हैं कि हाउ गवर्नमेंट कैन टैकल दिस सिचुएशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। नंबर 1, पॉलिसी मेकर्स शुड रिवाइज एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स टू ब्रिंग वेरियस क्लीन एनर्जी कॉम्पोनेंट्स अंडर देयर आर्मबेट। बेसिकली जो पॉलिसी मेकर्स है यानी कि जो गवर्नमेंट है उनको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स हैं उनको रिवाइज करना चाहिए, और जितने भी क्लीन एनर्जी कॉम्पोनेंट्स हैं उनको अपने अंडर लाना चाहिए ताकि उनको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके। Number 1. Number 2, responsibilities of various stakeholders involved in the renewable energy value chain should be clearly defined and उनके लिए एनुअल टारगेट सेट होना चाहिए कि आपको इतना वेस्ट तो रिसाइकल करना ही पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलने वाला। Number 3, डंपिंग एंड बर्निंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट शुड बी बैंड। अभी क्या होता है, लैंडफिल में जाके हम डंप कर देते हैं जिससे कि हमारी सॉइल खराब होती है, उसके आसपास की एयर खराब होती है, फिर हम उसको जला देते हैं तो ऑफ कोर्स एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। ऑलराइट, द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री शुड इन्वेस्ट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। अभी भी हमारे देश में बहुत पुरानी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है,
So there is a need for research and development in this area. All right. Then there has to be a creation of innovative financing routes for waste management. Innovative financing routes की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं रिसाइकलिंग के लिए लोन लेने जाता हूं तो जो बैंक्स हैं वो परेशान करते हैं कि नहीं भाई हम लोन नहीं देंगे, बिकॉज इस बिजनेस में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नज public and private sector banks to charge lower interest rate on loans disbursed for setting up of renewable energy waste recycling facilities. Right? Then there is a need for improvement in product design and quality. ठीक है, renewable energy component manufacturers को substitute find करने पड़ेंगे of the toxic metals like cadmium and lead, जो कि हमारे environment को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. Okay? And finally, the union and state government should set stringent quality control standards for components used in their tenders. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के टेंडर दे दो, ठीक है, उनको अपने टेंडर्स में क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. दिस विल प्रिवेंट प्रीमेच्योर एंड ऑफ लाइफ कंपोनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंट वेस्ट क्रिएशन. ऑलराइट, तो ये कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से हमारे जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको टैकल, वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है. प्री के लिए भी देखो, इसमें कोई बहुत ऐसा चीज़ मेंशन नहीं था जो कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, हालांकि वेस्ट मैनेजमेंट रूल से क्वेश्चन बन सकता है प्री में, बट ये तब बनेगा जब डायरेक्टली इसमें कोई चेंजेस आएंगे या कोई क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ठीक है, या कोई आर्टिकल आएगा. बट हेयर यहाँ पे एक जनरल आइडिया दिया गया था कि किस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है. सो दैट्स वाई इसका रेलेवेंस मेंस और इंटरव्यू में ज़्यादा है. ऑलराइट, सो GS3 इन्वायरमेंट में इसका रेलेवेंस है. Question can be like this: the global accumulation of waste is leading to deterioration of environment. What steps can be taken by the government of India to combat the accumulation of waste? और जितने भी अभी हमने तरीके पढ़े हैं, all those तरीकास can be copy pasted in your exam. Alright. Now interview में, despite various interventions, why are we not much successful in eliminating the problems associated with waste accumulation? कहाँ पे सरकार की कमी है? अब याद रखना, सिर्फ सरकार की कमियां मत बता देना, ठीक है. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि कभी भी सिर्फ लूप होल्स बता के मत आ जाना, ना इंटरव्यू में ना मेंस में. अगर आप लूप होल्स बता रहे हो देन यू हैव टू गिव दी सोल्यूशंस ऑल्सो. बिना सोल्यूशन के उठ के मत चले आना, उससे आपका बहुत ही एक नेगेटिव अप्रोच दिखेगी आपके अंदर. बट यू हैव टू शो द पॉजिटिव अप्रोच टू द पैनलिस्ट एज वेल एज द एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर मेंस पेपर. ऑलराइट, एंड नाउ द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, दिस इज रिगार्डिंग मनरेगा. इस आर्टिकल में बात की गई है कि क्या क्या लूप होल्स हैं मनरेगा में, मनरेगा की इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या लूप होल्स हैं. ठीक है, तो लूप होल्स तो हम पढ़ेंगे, बट हमें मनरेगा के बारे में जानना भी तो जरूरी है ना. ठीक है ना, तो मनरेगा क्या है बेसिकली गाइज, रिमेंबर नरेगा एक्ट पास हुआ था 2005 में, अंडर विच अनस्किल्ड मैनुअल वर्क इज प्रोवाइडेड टू दी unemployed person in the rural areas. ठीक है, so it was launched to enhance livelihood in rural areas by providing 100 days of employment in every financial year. 100 दिन का employment इसमें दिया जाता है. And remember, ये अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होता है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, और एक स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज होता है. तो आई होप ये बेसिक आइडिया आपको होगा. इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं वो जल्दी से पढ़ लेते हैं. लेट अस नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन दैट, बट यस याद रखना मनरेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो मनरेगा से कभी भी किसी भी टाइम क्वेश्चन बन सकता है. GS2 में आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन सिलेबस में है लिखा हुआ, तो मनरेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी का पार्ट है. ऑलराइट, फीचर्स की बात करते हैं. अडल्ट मेंबर्स ऑफ ए रूरल हाउस होल्ड में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन राइटिंग और ओरली टू द लोकल ग्राम पंचायत. केवल अडल्ट मेंबर्स, और कहाँ पे रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जाएगी? लोकल ग्राम पंचायत में. रिटर्न में भी हो सकती है, ओरली में भी हो सकती है. एंड द ग्राम पंचायत आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन जॉब कार्ड इशू हो जाना चाहिए विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन. आज एप्लीकेशन दी तो उसके 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए. देन एम्प्लॉयमेंट विल बी गिवन विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वर्क. द सेम थिंग, वर्क शुड ऑर्डिनरीली बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ विलेज. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो वेज रेट का 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. ठीक है, wages are to be paid according to minimum wages act of 1948. At least 1/3 beneficiaries shall be women. Work site facilities such as scratch, drinking water, shade, all these things will have to be provided to the laborers, to the workers. And at least 50% of works will be allotted to gram panchayats for execution. Alright. इसके अलावा 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मिनिमम एवरेज वेज इसमें है अभी के लिए 202 है, जो कि रिवाइज होता रहता है.
and these wage rates, remember, are notified by the central government and not the state government. And this is very important, ये statement आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है. In drought hit areas, how many days of employment is provided under Manrega? So that is how much? 150. Alright. So these are some of the basic features of Manrega Act. Now, अब इस आर्टिकल में जो इश्यूज मेंशन है हम उनकी बात करते हैं. वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. आपको बस पता होना चाहिए कि क्या क्या इश्यूज हैं और इन इश्यूज से हम कैसे निकल सकते हैं. नंबर 1 इज द फेक जॉब कार्ड्स. तो अगर जॉब कार्ड्स फेक बन रहे हैं तो वी कैन डू सच थिंग कि जिसको मतलब जैसे हमने आधार कार्ड बनाया है, ठीक है, हम जॉब कार्ड्स को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं. ऑलराइट. देन वी हैव वाइड स्प्रेड करप्शन. तो इसमें एक हम ओम्बड्समैन बना सकते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बनाया भी है एक ओम्बड्स पर्सन. ठीक है, एक ओम्बड्स पर्सन के एक पोर्टल बना दिया है जिससे कि जितने भी ग्रीवेंसेज है विद रिस्पेक्ट टू मनरेगा उसको खत्म किया जा सके. लेट अपलोडिंग ऑफ मास्टर रोल्स, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी सेट की जा सकती है कि मास्टर रोल्स इतने लेट क्यों अपलोड हो रहे हैं. ह्यूज पेंडिंग पेमेंट ऑफ वेजेस, इसके लिए भी अगेन अकाउंटेबिलिटी सेट की जा सकती है और वेजेस ऑफ कोर्स डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर की जानी चाहिए. एंड मटीरियल्स एंड इनसफिशिएंट फंडिंग. इनसफिशिएंट फंडिंग ये है कि देखो भाई सरकार लास्ट ईयर में बजट में इसका जो आउटले था दैट वाज 78,000 करोड़, इस साल हो गया 73,000 करोड़. तो कम हुआ है, हालांकि ज़्यादा कम नहीं हुआ है. तो आई डू नॉट बिलीव कि इनसफिशिएंट फंडिंग वाला कोई बात है. हिंदू में मेंशन था बट येस आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि 5,000 करोड़ कम होने से कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है नहीं. ठीक है, और पिछले साल बहुत अच्छा खासा तरीके से मनरेगा को इम्प्लीमेंट किया गया था. सो दीज वर सम ऑफ द इश्यूज एंड द सॉल्यूशंस. नाउ अब इसका जो रेलेवेंस है वो तीनों में है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में, पीएमआई में. ठीक है, और इंटरव्यू में इसलिए है क्योंकि मनरेगा को लेके सरकार बहुत चिल्लाती रहती है, इसलिए मनरेगा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, एंड इफ यू आर फ्रॉम एनी एरिया जहाँ पे मनरेगा बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे तो अगर आप किसी ऐसे एरिया के कैंडिडेट है देन फॉर यू मनरेगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट. Consider the following statements with respect to Manrega and you have to identify the incorrect statement or correct statement, whatever it is. Then mains में अब इसमें statements कैसी हो सकती हैं जो हमने एक्ट में पढ़ी थी. ठीक है, जो हमने फीचर्स पढ़े हैं उसके बेसिक उसमें से कोई भी 3 या 4 या 5 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. एंड GS2 में इसका रेलेवेंस है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन. एक डायरेक्टली एक टॉपिक मेंशन है GS2 के सिलेबस में. एंड क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा एंड यू हैव टू गिव सम सोल्यूशन. तो सोल्यूशन मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं और इश्यूज तो हमने पढ़ ही लिया. ऑलराइट. एंड इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट डोंट यू थिंक दैट रादर देन गिविंग अनस्किल्ड मैनुअल वर्क थ्रू MG नरेगा वी शुड मोर फोकस ऑन स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट. बहुत अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है ये, और इसको टैकल करना भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. देखो अब एक पैनलिस्ट आपको ग्रिल करने के लिए पूछ सकता है कि भाई अनस्किल्ड मैनुअल वर्क पे इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट भी दे देना चाहिए. तो देखो भाई ऐसा है, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पे भी भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, तो सरकार उस एरिया में भी काम कर रही है. बट ऑफ कोर्स देयर इज अ नीड ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क ऑल्सो, वरना सारे अगर IAS बन जाएंगे तो गड्ढा कौन खोदेगा. ये बहुत नेगेटिव अप्रोच है, मत बोलना. ठीक है, ऐसे मत बोलना कभी भी, ये मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ. तो बेसिकली यू हैव टू शो द पॉजिटिव अप्रोच. वहाँ पे आपको ये बताना है कि देखो भारत सरकार ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज चला रही हैं, स्कीम चला रही हैं, PMKVY है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है. तो ऐसा नहीं है कि सरकार स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पे काम नहीं कर रही है, बल्कि उससे ज़्यादा फोकस हमारा स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर. और वैसे भी मनरेगा का जो फोकस है वो लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना है. ठीक है, और लाइवलीहुड चाहे किसी भी तरीके से प्रोवाइड कराई जाए, लाइवलीहुड होता है. ऑलराइट. सो दिस इज हाउ यू कैन टैकल दिस आंसर. वो पहले जो लाइन मैंने बोली वो मत बोल देना. ठीक है. Alright guys, so this was the PMI analysis from today's Hindu newspaper. I hope all the articles along with their PMI analysis is clear. So this is the way कि आपको किस तरीके से हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और हर एक आर्टिकल को एनालाइज करना चाहिए. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.